नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने अपना ट्रक संभाला और सफर की तैयारी शुरू की। मेरा नाम विजय है और पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। राजस्थान के छोटे से गांव से हूं और यह काम मुझे अब रोटी कमाने का जरिया ही नहीं बल्कि मेरा जीवन बन चुका है। मेरे साथ इस बार रमेश आया था। रमेश नया खलासी था, पहली बार किसी बड़े सफर पर निकला था। उसे देखकर मैं समझ गया था कि उसके पास इस काम का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। हालांकि वह काफी उत्साही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। मैंने उसे यह सोचकर नजरअंदाज किया कि शायद यह नई नौकरी का दबाव है। कई बार नए लोग सफर पर जाते वक्त थोड़ा डरे हुए रहते हैं, तो मैंने इसे आम बात समझा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रमेश के हाव भाव और अजीब होते गए। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता और कभी कभी अचानक चौंक जाता। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भैया मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। उसकी बातें सुनकर मैं हल्का सा हंसा। अरे, पहली बार सफर कर रहा है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है? इस रास्ते पर कोई नहीं होता, बस हम और ये वीरान सड़क। चिंता मत कर, सब ठीक रहेगा। मैंने उसे तसल्ली दी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए डर को मैं अनदेखा नहीं कर सका। वह चुप हो गया, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी साफ झलक रही थी। रात गहराने लगी थी और सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। यह हाईवे हमेशा ही वीरान रहता था, खासकर रात के समय। कई बार इस सुनसान माहौल में मैं खुद को भी अजीब सा महसूस करने लगता था, लेकिन आज रमेश के साथ होने से मैं ज्यादा चिंतित नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क के दोनों ओर का अंधेरा और भी गहरा होता गया। आसपास सिर्फ सन्नाटा था और कभी कभी हवा के तेज झोंके से ट्रक के शीशे हिल जाते। रमेश फिर से बेचैन हो गया। उसने कहा, भैया कुछ अजीब सा है यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने फिर उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। हम सिर्फ कुछ घंटे दूर थे मंजिल से और यह सड़क हमेशा ऐसी ही सुनसान रहती है। लेकिन तभी अचानक हमारे ट्रक की हेडलाइट्स ने एक अजीब दृश्य दिखाया। सड़क के किनारे एक अकेली लड़की खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई दिख रही थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी सुनसान सड़क पर रात के इस समय कोई लड़की, ये बात मुझे अंदर से हिला गई। मैंने अपनी नजरें रमेश की ओर घुमाई। उसकी आंखें लड़की पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। भैया उसे ट्रक में बिठा लो, शायद उसे मदद की जरूरत हो, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। पहले तो मैं हिचकिचाया। ऐसी सुनसान जगह पर कोई लड़की इतनी रात में क्यों खड़ी होगी? लेकिन फिर मुझे उसका अकेलापन और डर महसूस हुआ। मैं खुद भी इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में शक भी था। ठीक है, मैंने कहा और ट्रक धीमा कर लिया। राधा उस लड़की का नाम था जिसने हमें अपना नाम बताया। वह बहुत शांत थी, उसकी आवाज में एक ठहराव था जो अजीब सा लगा। उसने कहा, मुझे पास के गांव जाना है, आप मुझे वहां छोड़ देंगे? मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे उसे हाँ कह दिया। उसकी सफेद साड़ी में लिपटी हुई छवि, उसके सीधे बाल और उसके चेहरे पर फैली एक अजीब सी शांति ने मेरे मन में हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी। रमेश भी चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ट्रक का गियर बदला और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही राधा ने ट्रक में कदम रखा, अचानक हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह ठंड इतनी अजीब थी कि मैंने कांच के शीशे भी चेक किए, कहीं कोई दरार या खुली खिड़की तो नहीं थी। रमेश ने भी अपनी जैकेट के बटन चढ़ा लिए। ये रात में ठंड होना आम बात थी, लेकिन यह ठंड कुछ और ही थी, जैसे हमारी हड्डियों तक पहुंच रही हो। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, अचानक ट्रक का इंजन लड़खड़ाने लगा।
ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि ट्रक बिल्कुल सही हालत में था। कुछ ही घंटों पहले मैंने उसकी पूरी जांच करवाई थी। मैंने रमेश की ओर देखा, लेकिन वह चुपचाप राधा को घूर रहा था। मैंने उसे झकझोरा, क्या कर रहा है? इंजन में कुछ दिक्कत है? देख जरा क्या हुआ है। उसने बिना कुछ कहे ट्रक से उतरकर जांच की। जब उसने लौटकर कहा कि सब कुछ ठीक है, तब भी ट्रक की गति धीमी हो रही थी। मुझे अब असल में कुछ अजीब महसूस होने लगा, लेकिन मैंने अपने मन को शांत रखा और सफर जारी रखा, क्योंकि सामने कोई और रास्ता नहीं था। राधा बीच बीच में रमेश से कुछ सवाल कर रही थी, और उसके सवालों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। उसने अचानक पूछा, क्या तुम भी यहां पहले आ चुके हो? रमेश इस सवाल से घबरा गया और बिना मेरी ओर देखे उसने कहा, नहीं, पहले कभी नहीं आया हूं। लेकिन राधा की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ और जानना चाहती हो। उसकी बातें मुझे भी विचलित कर रही थीं, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद वह डर गई हो, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रही हो। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हाईवे से हटकर हम किसी संकरी सड़क पर पहुंच गए थे, जहां अंधेरा और घना हो गया था। मैंने जीपीएस चेक किया, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। सिग्नल भी चला गया था। रमेश को मैंने कुछ कहा तो उसने जवाब में सिर्फ सिर हिला दिया। उसका ध्यान कहीं और था। मेरी घबराहट बढ़ रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि हम अब किसी अनजान जगह पर पहुंच चुके थे। रमेश का बर्ताव भी अब पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले वह घबराया हुआ था, अब वह शांत और अजीब सा हो गया था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह अब किसी और की मर्जी से चल रहा हो। उसने मुझसे बातें करना बंद कर दिया था, और हर बार जब भी मैं उसे कुछ कहता, वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता। राधा की मौजूदगी ने उसे बदल दिया था, और यह बात मुझे बेहद परेशान कर रही थी। राधा की बातें पहले तो सामान्य सी लग रही थीं, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने जीवन की कहानियां सुनानी शुरू की, वैसे वैसे उनमें उलझन बढ़ती गई। वह कभी अपने गांव का जिक्र करती, तो कभी किसी पुराने मंदिर की बातें करने लगती। उसकी बातें सुनकर लगा जैसे वह किसी और समय से आई हो। उसने कुछ घटनाओं का जिक्र किया जो मुझे समझ नहीं आई। वो दिन बहुत अजीब था जब बुआ जी की मौत हुई, उसने कहा। लेकिन जब मैंने उसे टोका कि उसकी बुआ जी का देहांत कब हुआ था, तो उसका जवाब अजीब था, सन 1956 में। मैं चौंक गया। अगर यह लड़की इतनी पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रही है, तो इसकी उम्र कितनी हो सकती है? लेकिन उसका चेहरा तो जवान था, बिल्कुल किसी 25-26 साल की लड़की जैसा। उसकी बातों ने मेरे भीतर एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी। वह ऐसा बोल रही थी जैसे वह दशकों से यहां हो। राधा की बातों के साथ ही ट्रक के अंदर कुछ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। अचानक मुझे खिड़कियों पर खरोंचने की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन जब मैंने खिड़की पर देखा तो वहां सचमुच खरोंच के निशान उभर रहे थे। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने रमेश को इशारा किया कि वह भी देखे, लेकिन वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसकी आंखों में राधा के प्रति अजीब सा आकर्षण था। वह पूरी तरह उसकी बातों में उलझ चुका था, और उसे मानो होश ही नहीं था कि हमारे ट्रक में क्या हो रहा है। मेरा शक अब बढ़ने लगा था। मैं समझ गया था कि राधा की बातें और उसका यहां होना कोई सामान्य बात नहीं है। वह जिस तरह की पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रही थी, और अब ट्रक के अंदर हो रही अजीब घटनाएं, ये सब एक संकेत था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने रमेश को समझाने की कोशिश की, रमेश, यह लड़की ये सब ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने जवाब दिया, भैया, तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह लड़की सिर्फ अकेली है और मदद चाहती है। उसकी इस लापरवाही से मेरा गुस्सा बढ़ गया, लेकिन मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता था। रमेश अब पूरी तरह राधा के प्रभाव में आ चुका था। मेरे मन में उस वक्त एक पुरानी बात तैरने लगी। वर्षों पहले जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया था, तब इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि इस सुनसान हाईवे पर अक्सर रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने यहां अजीब चीजें देखने का दावा किया था, लेकिन मैंने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब मैं खुद उस रास्ते पर था
उन कहानियों की सच्चाई मेरे सामने धीरे धीरे उभर रही थी। शायद मैंने उन पुराने किस्सों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वे सभी बातें मुझे साफ साफ याद आ रही थीं। यह रास्ता सच में कोई सामान्य जगह नहीं था। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने मेरी सभी शंकाओं को सच साबित कर दिया। मैंने अचानक देखा कि राधा का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी आंखों का रंग काला पड़ने लगा और उसकी त्वचा में झुर्रियां उभरने लगी। वह अब पहले जैसी जवान लड़की नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत की तरह बदल रहा था और उसकी हड्डियां अंदर से चटकने जैसी आवाजें करने लगी। यह नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। ये कोई सामान्य इंसान नहीं था। मुझे अब यकीन हो गया कि हम किसी ऐसी चीज से मिल चुके हैं जो हमारे समझ से बाहर है। रमेश का बर्ताव अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और ट्रक के दरवाजे की ओर दौड़ा। राधा बुला रही है, मुझे जाना होगा। वह बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं चौंक गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके इस बर्ताव ने मेरे अंदर का डर और बढ़ा दिया। रमेश, क्या कर रहा है तू? शांत हो जा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था। मैं बमुश्किल उसे पकड़ पाया, लेकिन उसकी हालत किसी पागल जैसी हो गई थी। वह लगातार चिल्ला रहा था कि राधा उसे बुला रही है। उसकी आवाज इतनी चीख भरी और डरावनी हो चुकी थी कि मानो वह अब खुद नहीं रहा हो, किसी और के वश में हो गया हो। मुझे उसका यह हाल देखकर बहुत डर लगने लगा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो राधा ट्रक में कहीं नहीं थी। वह जिस सीट पर बैठी थी वहां सिर्फ उसकी सफेद साड़ी का छोर लटक रहा था। उसका चेहरा, उसकी वह अजीबोगरीब मौजूदगी सब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह मेरे चारों ओर मंडरा रही हो। यह नजारा मुझे हिला देने वाला था। क्या यह सच था? क्या वह कोई भ्रम था? लेकिन रमेश की हालत देखकर मुझे साफ हो गया था कि यह कुछ और ही था। यह कोई साधारण इंसान नहीं था और अब हम दोनों उस अजीब स्थिति में फंस चुके थे। मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने ब्रेक पर पैर रखा तो कुछ नहीं हुआ। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी और मेरे हाथों से उसका नियंत्रण पूरी तरह से फिसल रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या हो रहा है यह? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने रमेश को देखा, जो अब एक कोने में दुबक कर बैठा था, बुरी तरह कांप रहा था। उसे काबू करने का कोई फायदा नहीं था। अब मेरी जिंदगी ट्रक पर निर्भर थी और ट्रक अब मेरे काबू में नहीं था। ब्रेक फेल हो चुके थे और ट्रक तेजी से किसी अनजानी दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही ट्रक तेज गति से आगे बढ़ा, मेरे सामने सड़क पर अजीब दृश्य दिखने लगे। मैंने सड़क पर कुछ पुरानी गाड़ियां देखीं, जो शायद बरसों पहले यहां से गुजरी होंगी। उनकी हालत जर्जर थी, मानो बरसों से वे वहीं खड़ी हों। और फिर मुझे उन गाड़ियों के आसपास लोग दिखने लगे। वे लोग जो पहले कभी इस रास्ते पर आए होंगे, शायद उनकी भी यही कहानी थी। उनके चेहरे डरावने और विकृत थे, जैसे वे मौत के बाद भी यहीं फंसे हुए हों। मुझे उन लोगों में कई अजीब सी छवियां भी दिखीं, जिनका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ये सब देखकर मेरी सांसें अटक गईं। मैंने अपने हाथों को स्टीयरिंग पर कसकर रखा, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट अब काबू से बाहर हो रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। ट्रक अब पूरी तरह से किसी अज्ञात शक्ति के अधीन हो चुका था। हर बार जब मैंने ट्रक को संभालने की कोशिश की, तो वह और भी तेजी से भागने लगता था। मुझे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि इस जगह पर कुछ बेहद खतरनाक है और हम उस खतरनाक शक्ति के शिकार बन चुके हैं। मेरी आंखों के सामने सड़क और ट्रक के चारों ओर जो मंजर था, वह इतना भयानक था कि मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मेरे जहन में बस चुका था। राधा की मौजूदगी ने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। जैसे ही मैं ट्रक के पहियों को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, मेरे दिमाग में अचानक से एक पुरानी बात उभर आई। वर्षों पहले जब मैंने इस रूट पर आना शुरू किया था, तो एक बूढ़ा आदमी अक्सर हमें इस रास्ते से गुजरते हुए सावधान रहने के लिए कहता था। उसने एक खौफनाक घटना का जिक्र किया था, एक लड़की की रहस्यमय मौत की। वह कहानी मेरे जहन में कहीं दब गई थी, लेकिन अब इस हालत में वह यादें ताज़ा हो गई थीं। वह बूढ़ा कहता था कि एक लड़की जो गांव की ओर जा रही थी, कि सड़क हादसे में मौत हो गई थी
और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है। मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब हालात कुछ और ही बयां कर रहे थे। राधा की उपस्थिति ने मुझे इस कहानी से जोड़ दिया था। जैसे ही मेरे मन में वह यादें ताज़ा हुई, मुझे एहसास हुआ कि यह वही राधा हो सकती है। वह लड़की जो इस रास्ते पर मरी थी, वही अब आत्मा बनकर हमारे ट्रक में सवार थी। उसकी बातें, उसकी हरकतें और उसका अचानक गायब हो जाना, सब कुछ अब मुझे समझ में आने लगा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। मैं समझ गया था कि हम किसी भयानक शक्ति के शिकंजे में थे। राधा की असली पहचान अब मेरे सामने थी और यह डरावना सच मेरी रूह तक को कंपा रहा था। रमेश की हालत अब पहले से भी बदतर हो गई थी। वह ट्रक के एक कोने में बैठकर बार बार राधा का नाम बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी और ही दुनिया में खो गया हो। राधा, राधा। वह लगातार उसके नाम को दोहरा रहा था, जैसे कि उसकी आत्मा भी अब उसी के वश में हो गई हो। मैं उसे हिलाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव अब मेरे लिए खौफनाक हो गया था। रमेश की हालत देखकर मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। ट्रक के अंदर का माहौल भी अब बदलने लगा था। जैसे ही मैंने ट्रक के इंटीरियर पर नजर डाली, मुझे सीटों और दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। ये खून नया नहीं था, बल्कि पुराना और सूखा हुआ दिख रहा था। ये वही निशान थे जिनका संबंध राधा की मौत से था। हर जगह उन निशानों ने मुझे और भी ज्यादा भयभीत कर दिया। खून के ये निशान मानो मुझे उसकी मौत की कहानी सुना रहे थे, कि कैसे वह हादसा हुआ और कैसे उसने अपनी जान गंवाई थी। अब मैं पूरी तरह से समझ गया था कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक हकीकत थी जिसमें मैं और रमेश फंस चुके थे। मेरे लिए अब सबसे बड़ा संघर्ष था खुद को और रमेश को इस भयावह स्थिति से बाहर निकालना। मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रक को रोक सकूं, लेकिन ट्रक अब भी उसी भूतिया ताकत के नियंत्रण में था। मैं रमेश को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत मुझे हर बार और निराश कर देती थी। हर एक पल के साथ यह सफर और भी डरावना हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि यह रास्ता अब नर्क की ओर जा रहा था और हम दोनों उसकी चपेट में थे। रमेश की चीख मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। वह कुछ ही देर पहले ट्रक के एक कोने में बैठा बड़बड़ा रहा था, लेकिन अब वह अचानक गायब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह गया कहाँ। मैंने ट्रक का हर कोना छान मारा, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं मिला। बस उसकी कमजोर सी आवाजें और दूर से आती चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं बार बार उसे पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रमेश, जो कुछ देर पहले मेरे साथ था, अब इस रहस्यमयी और खौफनाक माहौल में गायब हो चुका था। उसकी चीखें मेरे दिल में एक गहरी दहशत पैदा कर रही थीं। यह साफ था कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी अचानक, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे प्रकट किया हो, राधा फिर से मेरे सामने आ गई। वह एक बार फिर अपने सफेद लिबास में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में वह नरमी नहीं थी जो उसने पहली बार दिखाई थी, बल्कि अब वे आंखें खून की प्यासी लग रही थीं। अब तुम्हारी बारी है, उसने धीरे से कहा, जैसे वह किसी बहुत पुराने और भयानक सच को बयान कर रही हो। मैं कांप गया। उसकी बातों ने मेरे दिल में जो खौफ पैदा किया, उसे बयां करना मुश्किल है। उसकी चेतावनी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा अंत भी अब नजदीक था। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अजीब आवाजें करने लगा। जैसे ही मैंने सड़क पर ध्यान दिया, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी दुष्चक्र में फंसा हुआ था। हर बार जब मैं आगे बढ़ता, मुझे ऐसा लगता कि मैं फिर उसी स्थान पर वापस आ गया हूं। सड़क का यह हिस्सा किसी दुष्ट शक्ति से प्रभावित था, जो मुझे बार बार वहीं खींच रही थी। हर मोड़, हर किलोमीटर के बाद मुझे वही दृश्य दिखाई देते थे, वही खौफनाक माहौल, वही वीरान सड़क, और मैं हर बार वहीं वापस आ जाता था जहां से चला था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे यहां से जाने नहीं दे रही थी। विजय को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह केवल एक संयोग नहीं था। राधा का भूत केवल यहां घूमने के लिए नहीं था, वह बदला लेना चाहती थी उन सभी ड्राइवरों से जिन्होंने उसकी मौत के बाद इस रास्ते से गुजरा था।
शायद कई ड्राइवरों ने उस रात उसे नज़रअंदाज किया होगा, उसकी मदद नहीं की होगी और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उन्हें यहाँ फंसा रही थी। विजय के दिमाग में ये ख्याल आते ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह समझ गया था कि राधा की आत्मा यहाँ केवल यात्री नहीं थी, बल्कि वह उन सबके लिए मौत का पैगाम बनकर आई थी जो इस रास्ते पर आए थे। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह अदृश्य शक्ति मुझे पीछे खींच लाती थी। मेरा पूरा शरीर थक चुका था, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। राधा का चेहरा, उसकी बातें, रमेश का गायब हो जाना, सब कुछ मेरे दिमाग पर एक भारी बोझ बन चुका था। मैं इस जगह से निकलने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ता, वह भूतिया जाल मुझे वापस खींच लेता। अब यह सफर मेरे लिए एक खौफनाक संघर्ष बन चुका था। मैं अब थक चुका था, शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था, लेकिन मेरा मन अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने अब कोई आखिरी प्रयास नहीं किया तो शायद मैं कभी भी इस भयानक जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। राधा की आत्मा मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसकी छवि बार बार मेरे सामने आ रही थी। मैंने ट्रक को एक आखिरी बार नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पूरी तरह मेरे हाथ से निकल चुका था। मैंने तुरंत फैसला किया कि अब मुझे ट्रक से कूदना होगा। यही एक आखिरी तरीका बचा था खुद को बचाने का। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार को थोड़ी धीमी करने की कोशिश की, मेरी नज़र दूर एक गांव की लाइट्स पर पड़ी। उन चमकती लाइट्स ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगाई। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह उस गांव तक पहुंच पाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं ट्रक के साथ मर जाऊं या फिर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करूं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक से कूद गया। जमीन पर गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जब मैंने खुद को संभाला तो मैं फिर से खड़ा हो गया। तभी अचानक राधा की आत्मा एक बार फिर से मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में भयानक क्रोध और उसकी विकृत मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने मेरी ओर इशारा किया, जैसे वह मुझे अपनी ओर बुला रही हो। उसकी हंसी अब मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैं जानता था कि यह उसका आखिरी हमला था। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार मेरे सामने आ रही थी, जैसे वह मुझे किसी अनदेखी शक्ति से नियंत्रित कर रही हो। मैं तेजी से गांव की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक एक गहरी खाई में गिर चुका था। उसके गिरते ही उसमें आग लग गई। आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थी और उनके साथ ही मेरी उम्मीदें भी जलने लगी। राधा की हंसी अब हवा में गूंज रही थी, जैसे वह इस विनाश से खुश हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं किसी तरह बच गया था, चाहे जैसे भी हो। आग की लपटों ने राधा को जला दिया था और अब वह मेरे पीछे नहीं आ रही थी। गांव तक पहुंचने में मुझे कुछ घंटे लगे। मेरी हालत बहुत खराब थी, सिर पर चोट, हाथों पर खून के निशान और दिल में डर की गहरी छाप। जब मैं गांव पहुंचा तो लोगों ने मुझे घेर लिया। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई। राधा की आत्मा, ट्रक, रमेश का गायब होना और वह भयानक हादसा। लेकिन गांव के लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं किसी बड़े सदमे से गुजरा हूं और मेरी बातें बस एक भ्रम थीं। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि अब मैं खुद भी सोचने लगा था कि यह सब वाकई में हुआ था या यह सिर्फ एक भयानक सपना था। राधा की छवि, उसकी हंसी, ट्रक की आग, सब कुछ मेरे दिमाग में धुंधला हो चुका था। शायद यह सब एक डरावनी कल्पना थी, या शायद यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई समझ नहीं सकता। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैं विकास सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। जीवन की सच्चाई यही है कि घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करूं। मेरा परिवार जोधपुर में रहता है, बीवी, 2 बच्चे और बीमार मां। घर चलाने के लिए पैसे की हमेशा तंगी रहती है और इसीलिए मुझे रात की शिफ्ट भी लेनी पड़ती है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब पेट की आग हो तो आराम और सेहत की फिक्र भी नहीं की जा सकती। पहले मैं सिर्फ दिन में सफर करता था, लेकिन कुछ महीनों से रात में भी काम करना पड़ता है। ट्रक चलाना मेरा पेशा है, लेकिन इसमें रोमांच से ज्यादा थकान होती है।
ट्रक की गड़गड़ाहट और हाईवे की लंबी सड़कें अब मेरे दिन रात का हिस्सा बन चुकी हैं। ट्रक की कैबिन में अकेले बैठकर सफर करना अब आदत में शुमार हो गया है। जब मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूं तो घर की सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर बस काम में जुट जाता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। मुझे जोधपुर से जयपुर तक सामान की डिलीवरी करनी थी। मैंने रात के 8 बजे जोधपुर छोड़ा और सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुबह तक जयपुर पहुंच जाऊंगा। रात का सफर हमेशा लंबा लगता है, खासकर जब कोई साथ ना हो। चारों तरफ अंधेरा और ट्रक की रोशनी में सामने की सड़क ही नजर आती है। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और धीरे धीरे हाईवे पर निकल पड़ा। यह रास्ता पहले भी कई बार तय किया है, लेकिन हर बार रात में सफर का एहसास कुछ अलग ही होता है। रात के समय गाड़ियों की आवाजाही कम हो जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उस अंधेरे में बस मैं, मेरा ट्रक और वो लंबा रास्ता था। सफर शुरू होते ही मन में एक हल्का सा डर था, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। ट्रक की आवाज और सड़क की नीरवता एक साथ मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। रात के 11 बज रहे थे और मैं हाईवे पर अकेला सफर कर रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि ट्रक के शीशे में कोई परछाई सी दिखी। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखें थक चुकी थीं। सफर लंबा था और अकेले सफर करते करते कभी कभी आंखों में भ्रम होना आम बात है। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरी थकान का नतीजा था। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैंने खुद को संभाला और सोचा कि यह सब दिमागी खेल हो सकता है। परछाइयां, आवाजें, ये सब अक्सर अकेले सफर करने वालों के साथ होता है। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी से मंजिल पर पहुंच सकूं, लेकिन दिमाग उस अजीब से दृश्य को भुलाने में कामयाब नहीं हो रहा था। वह परछाई जैसे मेरी सोच पर हावी हो गई थी, लेकिन मैंने इसे फिर से थकान का नतीजा मानकर ध्यान न देने का फैसला किया। हाईवे सुनसान था, गाड़ियों की संख्या बेहद कम थी। कुछ दूर चलने के बाद सड़क में उबड़ खाबड़ रास्ते शुरू हो गए। कई जगह सड़क टूटी हुई थी और गड्ढे इतने गहरे थे कि ट्रक को सावधानी से चलाना पड़ रहा था। हर बार जब ट्रक किसी गड्ढे में से निकलता तो पूरा शरीर हिल जाता। मैंने कई बार सोचा कि शायद मुझे यह रात की शिफ्ट नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियां याद आ जाती। ऐसे में कोई आराम या विलासिता की उम्मीद नहीं कर सकता। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। सड़क की खराब हालत से सफर धीमा हो रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर यह हाल रहा तो समय पर पहुंच पाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मुझे सफर जारी रखना था। यह मेरा काम था और काम के प्रति मेरी जिम्मेदारी। हर गड्ढे से ट्रक को पार करते हुए मैंने खुद से वादा किया कि यह आखिरी रात की शिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन दिल के किसी कोने में पता था कि यह बस एक अस्थायी ख्याल था। रात गहराती जा रही थी और मैं जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। यह हिस्सा हमेशा से मुझे थोड़ा डरावना लगता था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। जैसे ही मैंने जंगल के उस हिस्से में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे ट्रक के बाहर का तापमान अचानक गिर गया हो। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ सड़क के किनारे खड़े पेड़। उन पेड़ों के बीच से हवा की आवाजें आ रही थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। रास्ते में कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। बस मैं था, मेरा ट्रक था और वो अजीब सी खामोशी। उस घने जंगल में हर चीज थोड़ी डरावनी लग रही थी। अचानक से ट्रक की लाइट्स ने एक पेड़ के पीछे की परछाई पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। इसने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो खामोशी और ठंडक अब भी मेरा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। रात के करीब 12 बज चुके थे और मैं जंगल का लंबा हिस्सा पार कर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सुनसान सड़कें थीं। हाईवे पर गाड़ियां बेहद कम नजर आ रही थीं। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह काले रंग की साड़ी में थी और उसकी शक्ल अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें घुटने तक लटकते बालों से ढकी हुई थी और वह हाथ उठाकर इशारा कर रही थी, जैसे मुझसे लिफ्ट मांग रही हो।
पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक करीब आया वह और स्पष्ट दिखने लगी। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, इतनी रात में कोई महिला इस वीरान रास्ते पर क्या कर रही है? जंगल के बीचों बीच इस तरह खड़े होना सामान्य बात नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है उसे सच में मदद की जरूरत हो, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे भीतर जगह बना ली थी। मैं पहले तो उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया, लेकिन यह घटना मेरे मन में खलिश छोड़ गई। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे रुककर उसकी मदद करनी चाहिए थी या नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और महिला को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर वही महिला सड़क के बीच खड़ी नजर आई। अब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी आंखों को मसलकर दोबारा देखा। वह अब भी खड़ी थी, उसी काली साड़ी में, और एक बार फिर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य महिला नहीं हो सकती। डर मेरे अंदर बैठने लगा, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक रोकने का फैसला किया। मेरे मन में डर और मदद का द्वंद्व चल रहा था। अगर यह महिला सच में परेशानी में है तो उसे मदद की जरूरत होगी, लेकिन अगर यह कुछ और है? मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल उठ रहे थे। मैंने फिर से कोशिश की कि उसे अनदेखा कर दूं, लेकिन वह जैसे बार बार मेरे सामने आ जाती। अंततः मैंने ट्रक धीमा किया और ट्रक को सड़क के किनारे रोकने का फैसला किया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन अब फैसला किया जा चुका था। ट्रक के रुकते ही वह महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह पास आई, मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसकी आवाज बेहद धीमी थी, मानो शब्द भी डर के साए में हों। उसने सिर्फ आगे कहा और ट्रक में चढ़ने लगी। मैं उसे लेकर असमंजस में था, लेकिन फिर भी दरवाजा खोल दिया। वह धीरे से ट्रक में बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिमाग कहीं और खो गया था। उसकी मौजूदगी ने ट्रक के अंदर माहौल को और भी भारी कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, क्या मैंने सही किया? उसकी चुप्पी और काला लिबास मेरे भीतर डर और शक दोनों को जन्म दे रहे थे। लेकिन अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। सफर तो शुरू हो चुका था। जैसे ही वह महिला ट्रक में बैठी, उसने कोई बात नहीं की। मैं उसकी तरफ कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और वह बस अपनी गोद में हाथ रखे बैठी रही। मैं उसे बार बार देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसकी ये खामोशी और अजीब सी हरकतें मुझे बहुत असहज कर रही थीं। रास्ते में कई बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे विचार में हो या फिर किसी और ही दुनिया में हो। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, मानो कोई सामान्य इंसान न हो। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या वह सचमुच इंसान है? लेकिन मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद वह डर या सदमे में है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। लेकिन फिर भी उसकी इस अजीब चुप्पी ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। जैसे ही वह महिला ट्रक में बैठी, माहौल पूरी तरह से बदल गया। अचानक मुझे ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर का तापमान सामान्य था। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर ठंडी पड़ने लगी और मैंने देखा कि ट्रक की खिड़कियों पर हल्की धुंध छाने लगी थी। यह सब बेहद असामान्य था। मैंने हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपने शिकंजे में ले रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने पीछे देखा, वह महिला अब भी चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें अभी भी नीचे थीं। मेरे मन में डर अब पूरी तरह से हावी हो चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई ताकि जल्द से जल्द इस अजीब माहौल से निकल सकूं, लेकिन उस ठंडक और डर ने जैसे मेरे दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अब यह साफ था कि जो कुछ हो रहा था वह किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कुछ देर तक सब ठीक चला, लेकिन अचानक ट्रक की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मैंने बार बार पेडल पर पैर रखा, लेकिन ट्रक जैसे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे हाथों में स्टीयरिंग था,
लेकिन अब वह भी लॉक हो गया था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन स्टीयरिंग हिला भी नहीं। यह पहली बार था जब मेरे ट्रक में ऐसा कुछ हो रहा था। मैंने घबराकर इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मैं पसीने से भीग चुका था, हालांकि बाहर ठंड थी। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा अनहोनी मेरे साथ हो रही है। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने ट्रक को अपने नियंत्रण में ले लिया हो। सड़क के दोनों किनारे खाई थी और अगर ब्रेक काम नहीं करता तो हम किसी खतरनाक दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। मेरी सांसें रुक सी गई थीं और डर मेरे भीतर घर कर चुका था। मैंने यह महसूस कर लिया था कि यह सफर अब सामान्य नहीं रहा। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद जब ट्रक की ब्रेक और स्टीयरिंग काम नहीं कर रहे थे, तभी वह महिला धीरे से बोलने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सरक गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुमने कभी किसी को मारा है? उसका यह सवाल इतना अनपेक्षित और भयानक था कि मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूट गए। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह मेरे डर का आनंद ले रही हो। उसकी आंखों में एक गहरी काली परछाई थी जिसमें मुझे मानो मेरी ही मौत नजर आ रही थी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वह बार बार वही सवाल पूछ रही थी, तुमने कभी किसी को मारा है? उसका यह सवाल मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूं, या फिर शायद वह मेरे भीतर के किसी राज को उघाड़ने की कोशिश कर रही हो। अब तक मैं पूरी तरह से डर के साए में था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसके अजीब सवालों के बाद मैंने ट्रक के शीशे में उसकी छवि देखने की कोशिश की। जब भी कोई मेरे साथ सफर करता है तो उसकी परछाई शीशे में दिखाई देती है, लेकिन यहां कुछ अलग था। शीशे में उसकी कोई छवि नहीं थी। यह देखकर मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वह सच है या कोई भ्रम। मैंने दोबारा गौर से देखा, लेकिन शीशे में उसकी कोई परछाई नहीं थी, जबकि वह मेरे बगल में बैठी थी। यह भयानक सच्चाई अब सामने थी। वह कोई आम इंसान नहीं थी। मेरा शरीर ठंड से कांपने लगा और मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। शीशे में कुछ भी नहीं दिखने का मतलब था कि वह या तो कोई प्रेत है या फिर मेरे साथ कोई बहुत भयानक खेल खेल रहा है। इस वक्त मैंने यह मान लिया था कि मैं किसी ऐसी ताकत के चंगुल में फंस चुका हूं जो मेरी समझ से परे थी। डर अब मेरे भीतर पूरी तरह से हावी हो चुका था और मेरी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। मैंने दिल कड़ा करके हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही मेरी नजर पीछे की सीट पर गई, वह महिला वहां से गायब थी। मैंने कुछ देर तक हतप्रभ होकर देखा। मेरी धड़कनें अब और तेज हो चुकी थीं। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले ही वह मेरे साथ थी। मैंने अपनी आंखें मली, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो रही हो, लेकिन नहीं, वह सच में गायब हो चुकी थी। अब मेरी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे मेरे अंदर कोई अजीब सा डर घर कर रहा हो। मैं एक पल के लिए चैन की सांस लेने लगा, सोचने लगा कि शायद वह कोई भ्रम थी और अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने वापस सड़क की तरफ ध्यान दिया, वह अचानक से फिर से मेरे बगल में बैठी थी। इस बार उसका चेहरा मेरी तरफ था। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल रही थीं। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वह इंसान नहीं थी। अब मैं पूरी तरह यह समझ चुका था कि मैं किसी भयानक मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरी जान खतरे में थी और यह महिला कोई साधारण यात्री नहीं थी। वह एक चुड़ैल थी जो शायद मेरे साथ खेल खेल रही थी। उसकी आंखों में जो भयानक चमक थी, उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ रही थी, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैंने खुद को बार बार संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। मैं उसके अगले कदम से अनजान था और यह डर मेरे लिए सबसे बड़ा था। जब मैं उस महिला के डरावने रूप को देख रहा था, मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगीं। मैंने पहले भी इस रास्ते के बारे में कई डरावने किस्से सुने थे, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। मेरे गांव के बुजुर्ग अक्सर इस सड़क पर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने बताया था कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक महिला
जिसने किसी से सवारी ली थी, उस हादसे में मारी गई थी। कहा जाता है कि वह महिला एक ट्रक से टकराई थी और उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। वह अपने परिवार के साथ एक शादी में जा रही थी, लेकिन उसे कभी वहां पहुंचने का मौका नहीं मिला। उसकी मौत के बाद से लोग बताते हैं कि उसकी आत्मा अब ट्रक ड्राइवरों को अपना निशाना बनाती है। वह ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है और जो उसे लिफ्ट देते हैं उनकी जान कभी सलामत नहीं रहती। मैंने सोचा था कि ये सब बस डरावनी कहानियां हैं, लेकिन अब इस महिला को देखकर मेरा यकीन बदलने लगा था। शायद मैं उसी महिला की आत्मा के चंगुल में फंस चुका था जिसकी कहानी मैंने वर्षों पहले सुनी थी। मेरे दिल में डर और घबराहट के साथ मैं इस बात पर सोचने लगा कि अगर यह वही महिला है तो वह ड्राइवरों को क्यों अपना निशाना बनाती है। उसके बदले का मकसद क्या है? क्या वह अपनी मौत का दोष ड्राइवरों पर मढ़ रही है? शायद वह सोचती है कि उसकी जिंदगी तबाह होने के पीछे ट्रक ड्राइवरों का ही हाथ था। मैंने मन ही मन कई सवाल पूछे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यह चुड़ैल हर उस ड्राइवर से बदला ले रही है जो उस दिन उसके हादसे में शामिल हो सकता था, या फिर जिसने उसकी मदद नहीं की। लेकिन मैं तो उस घटना से अनजान था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे दिमाग में इन सवालों के साथ एक भयानक डर भर गया था। वह महिला अब चुपचाप बैठी थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि वह मुझे कुछ सिखाने या बताने नहीं आई थी। वह सिर्फ अपना बदला लेने आई थी। शायद अब मेरा वक्त आ चुका था। ट्रक अब मेरी पकड़ से पूरी तरह बाहर हो चुका था। ब्रेक लगाना, गाड़ी को कंट्रोल में करना, सब व्यर्थ साबित हो रहा था। मैंने कोशिश की कि ट्रक को किसी तरह धीमा कर दूं, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। स्टीयरिंग लॉक हो गया था और ट्रक अपनी मर्जी से ही चल रहा था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब मैं चुड़ैल के जाल में फंस चुका हूं। ट्रक अब मेरे लिए एक कैद खाना बन गया था और उस महिला की मौजूदगी ने मुझे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं न भाग सकता था और न ही उस महिला को रोक सकता था। मैं असहाय था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगने लगा कि शायद मैं अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर हूं। अब सिर्फ समय ही बता सकता था कि मेरी मौत कैसे होगी। लेकिन एक बात साफ थी, मैं उस चुड़ैल के जाल से बच नहीं सकता था। अचानक ट्रक के भीतर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी घबराहट का असर है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, मुझे यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी हंसने की। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के भीतर कोई और भी मौजूद हो। यह आवाजें इतनी भयानक थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक में कोई और था, यह साफ महसूस हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। ये आवाजें अब मेरे दिल की धड़कनों से मेल खा रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास बैठकर मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। यह सब कुछ इतना डरावना था कि मैं खुद को पूरी तरह खोने के कगार पर था। इस तरह की आवाजें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी और अब यह साफ था कि मेरे साथ कुछ अलौकिक हो रहा है। अचानक उस महिला का चेहरा बदलने लगा। अब वह पहले जैसी शांत और चुप नहीं थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा इतना विकृत हो गया कि उसे देखना मुश्किल था। उसकी त्वचा खींचने लगी और उसकी मुस्कान एक डरावने चीख में बदल गई। मेरी नजरों के सामने ही वह महिला अपने असली रूप में बदलने लगी। उसकी लंबी काली साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था, जैसे वह किसी भयानक दर्द से गुजर रही हो। मैंने इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा थी जिसने मुझे फंसा लिया था। मैंने तेजी से ट्रक को रोकने की कोशिश की। ब्रेक पर जोर से पैर रखा, लेकिन ट्रक ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं उसे सुन सकता था। डर ने मेरे हर इंद्रिय को जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे ट्रक के साथ एक अज्ञात दिशा में खींच रहा हो। मैं जानता था कि मुझे कुछ करना चाहिए,
लेकिन मेरे सारे प्रयास बेकार हो रहे थे। सारा कंट्रोल उस चुड़ैल के हाथ में था। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी और मेरे भीतर एक अजीब सी असहायता भरती जा रही थी। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत मुझसे कुछ ही कदम दूर है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और मैं धीरे धीरे उस डरावनी हकीकत से सामना कर रहा था जिसे मैं कभी मानने को तैयार नहीं था। अब मेरा जीवन इस चुड़ैल के हाथों में था। मेरे हाथ पसीने से लथपथ थे और मेरी आंखें उस महिला पर टिकी थीं। तभी उसने अचानक अपनी ठंडी, डरावनी आवाज में कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरी मौत हुई थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा उस अंधेरे में और भी विकृत दिखाई दे रहा था। उसकी मांग ने मुझे और भी डराया। मैं कैसे जान सकता था कि उसकी मौत कहाँ हुई थी, और अगर मैं उसे वहां ले जाऊं तो क्या वह मुझे छोड़ देगी या मेरी जान भी उसी तरह लेगी जैसे उसकी ली गई थी। मैं इस सवाल से घबराया हुआ था। मुझे उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी मांग पूरी करना मौत के करीब जाने जैसा था, लेकिन न मानना भी मुझे मौत से कम सजा नहीं देगा। मैं असमंजस में था और यही डर मुझे धीरे धीरे तोड़ रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था और उसने अचानक से कहना शुरू किया, तुम्हें पता है मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने उसे ध्यान से सुना। उसने आगे कहा, उस दिन मैं अपने परिवार के साथ घर जा रही थी। हम शादी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर मुझे मारा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह एक पल के लिए चुप हो गई और फिर धीरे धीरे बोली, मैंने मरने से पहले उसे देखा था। उसकी हंसी, उसकी आंखें। उसने मेरी ओर देखा और मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। उसकी यह कहानी सुनकर मैं हिल गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बदले की कहानी थी, और शायद मैं इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहा था। उसकी कहानी सुनने के बाद मैं पूरी तरह घबरा गया था। मुझे लगा कि अब वह मुझसे भी उसी तरह बदला लेने वाली है जैसे उसने उस ड्राइवर से लिया होगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने ट्रक के कंट्रोल पर कब्जा कर लिया था और मेरे सारे प्रयास नाकाम हो रहे थे। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर डर और भी बढ़ गया था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे भी उसी जगह ले जाकर मारना चाहती है जहां उसकी मौत हुई थी। मेरा मन इस विचार से सिहर उठा। मुझे यह नहीं पता था कि उसके इरादे क्या हैं, लेकिन यह साफ था कि वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। मैंने खुद को इस मानसिक संघर्ष में पाया कि क्या मैं उसकी बात मानूं या अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने की कोशिश करूं। मैंने ट्रक को उस दिशा में मोड़ने से इनकार कर दिया जहां उसने कहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसकी मांग पूरी की तो शायद मैं भी उसी तरह मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे इनकार ने उसे और भड़का दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं और अचानक उसने अपनी ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर रख दी। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज गले में अटक गई थी। उसने मेरे कंधे को इतनी जोर से दबाया कि मैं दर्द से कराह उठा। मुझे लगने लगा था कि वह मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने पर उतर आई है। ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया और उसके आसपास का माहौल और डरावना हो गया। वह मेरे चेहरे के करीब आकर फुसफुसाई, तुम्हारी मौत तय है। जब मैं पूरी तरह से फंस चुका था और ट्रक पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहा, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह मेरी आखिरी रात है? हर तरफ अंधेरा छा गया था और सड़क के किनारे सिर्फ पेड़ों की डरावनी परछाइयां नजर आ रही थीं। मेरे हाथ पैर ठंड से सुन्न पड़ गए थे और दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज थीं। मेरे चारों ओर एक सन्नाटा था जिसे सिर्फ चुड़ैल की डरावनी हंसी तोड़ रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, मैं मौत के और करीब आ रहा था। हर पल ऐसा लगता था कि अब कुछ भी हो सकता है। मैंने खुद को इस खौफनाक हकीकत से सामना करने के लिए मजबूर कर लिया था।
लेकिन क्या वाकई यह अंत था? क्या अब मेरी जिंदगी के कुछ ही पल बचे थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस अजीब डरावने सफर का अंत कैसे होगा। उसी खौफनाक माहौल में अचानक मुझे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उन्होंने कभी एक ताबीज दिया था जिसे मैंने कभी महत्व नहीं दिया था। वह अक्सर कहा करती थी कि यह ताबीज बुरी शक्तियों से बचाता है। मैं उस ताबीज को अपने ट्रक के डैशबोर्ड में रखता था, लेकिन आज तक मैंने इसे कभी पहना नहीं था। लेकिन अब जब हर तरफ सिर्फ अंधकार और मौत का साया मंडरा रहा था, मुझे लगा कि शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैंने तुरंत ट्रक के डैशबोर्ड से ताबीज निकाला और उसे अपने गले में पहन लिया। मुझे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन इस घड़ी में मैं किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए तैयार था। जैसे ही ताबीज मेरे गले में पड़ा, मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि किसी ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी हो। ताबीज पहनते ही मैंने देखा कि चुड़ैल अचानक थोड़ी कमजोर लगने लगी। उसका चेहरा उतना भयानक नहीं दिख रहा था जितना पहले था। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी कम हो गई थी और उसकी पकड़ भी ढीली पड़ गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम समझते हो कि यह ताबीज तुम्हें मुझसे बचा लेगा? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उसमें अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। फिर भी मुझे पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। वह अभी भी मुझ पर हावी हो सकती थी और उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अभी भी अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन ताबीज ने मुझे थोड़ा सहारा जरूर दिया था। ताबीज के असर से कमजोर पड़ते हुए चुड़ैल ने अचानक अपने अतीत के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं कभी ऐसी नहीं थी। मैं एक आम लड़की थी। मेरे भी सपने थे, मेरा भी परिवार था। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने बताया कि उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता था, जहां वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उस पर काले साए ने कब्जा कर लिया। उसने कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर सहानुभूति जागने लगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह भी किसी समय एक साधारण इंसान थी, जिसे हालात ने इस खौफनाक रूप में बदल दिया था। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसकी आत्मा इस दुनिया में फंस गई थी और उसे अब शांति नहीं मिल रही थी। चुड़ैल ने अचानक कहा, अगर तुम मुझे उस जगह तक ले जाओगे जहां मेरी आत्मा फंसी हुई है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसकी आवाज में अब उतनी ताकत नहीं थी जितनी पहले थी। मैंने उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन क्या वह सच में मुझे छोड़ देगी, या यह भी एक जाल था जिसमें वह मुझे फंसा रही थी? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर मैं उसकी बात मानता तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अगर मैं उसकी बात न मानता तो वह मुझे वैसे ही मार देती जैसे उसने औरों को मारा था। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक ही था, मैं उसे उस जगह तक लेकर जाऊं। मैंने ट्रक को उस दिशा में मोड़ लिया जहां उसने कहा था। मैं अब चुड़ैल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी जिंदगी की डोर अपने हाथों में कसती जा रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसमें एक आग्रह भी था, जैसे वह कुछ मांग रही हो। उसने मुझसे कहा, अगर तुम मुझे उस जगह तक ले जाओगे जहां मेरी आत्मा फंसी हुई है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। मैं अपनी जान बचाने के लिए तैयार था और किसी भी कीमत पर इस खौफनाक सफर को खत्म करना चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक को उस दिशा में मोड़ लिया जहां उसने कहा था। यह सफर अब मेरे लिए सिर्फ मौत से बचने का नहीं था, बल्कि मेरे मन में उसकी कहानी को जानने की एक जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। रास्ते भर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। जैसे जैसे हम उस शापित स्थान के करीब पहुंचते गए, हवा में एक अजीब सी सर्दी बढ़ती गई। मेरे शरीर में ठंड उतरने लगी, जैसे कोई बर्फीला हाथ मेरी रगों को जकड़ रहा हो। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। हर एक पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और तभी मैंने देखा कि हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां चुड़ैल की मौत हुई थी। वह स्थान किसी वीरान जंगल के किनारे था,
जहां चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां अजीब ढंग से हिल रही थीं। जैसे ही ट्रक वहां रुका, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कनें रुकने वाली थीं। वहां पहुंचने के बाद सब कुछ और भी डरावना हो गया था, जैसे किसी अनजान शक्ति ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया हो। उस जगह पहुंचते ही चुड़ैल का रूप पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी हड्डियां जैसे बाहर निकलने को आतुर थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस मेरी तरफ घूरती रही। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, यह वह जगह है जहां मेरी जिंदगी छीन ली गई थी। मेरे साथ जो हुआ वह गलत था। उसकी आवाज में अब पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसमें एक दर्द था जो किसी लंबे समय से दबा हुआ था। मैंने महसूस किया कि उसका ये रूप शायद उसकी पीड़ा और बदले की भावना का प्रतीक था। लेकिन अब जब हम उस जगह पर पहुंच चुके थे तो वह शांत हो गई थी। उसकी मांग अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझसे एक आखिरी बात कही जो मुझे और भी हैरान कर गई। चुड़ैल ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक विनती सी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे इस जगह की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा। मुझे लोगों को बताना होगा कि कैसे वह मारी गई और कैसे उसकी आत्मा यहां भटक रही है। उसने कहा कि जब तक लोग उसकी कहानी नहीं जानेंगे, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि बिना सोचे समझे मैंने उसकी बात मान ली। मैंने उसे वादा किया कि मैं उसकी सच्चाई सबको बताऊंगा, और उसके बाद अचानक वह मेरे सामने से गायब हो गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उस भयानक रात के बाद मैं ट्रक में बैठकर धीरे धीरे वहां से निकल आया। मेरे दिमाग में अभी भी उस चुड़ैल की बातें गूंज रही थीं। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं मेरे साथ है, मेरे ऊपर नजर रख रही है। हालांकि मैंने उसकी मांग को मान लिया था, फिर भी मेरे दिल में एक डर हमेशा बना रहेगा कि क्या वह सच में मुझे छोड़ चुकी है, या फिर किसी और रूप में वह मेरी जिंदगी में दोबारा लौटेगी। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा।